हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। तो बेटा आज जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का जो टॉपिक हमारा लास्ट रह चुका है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम्स। इनका पूरा नाम नील्स बोहर है, ठीक है। क्यों पढ़ना है सर? क्योंकि इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था रुदरफोर्ड का, और रुदरफोर्ड को फेल किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कैसे फेल किया था? मैक्सवेल ने कहा था अगर जो हमारे पास जो रुदरफोर्ड ने बताया है कि रुदरफोर्ड ने क्या बताया था कि उन्होंने कहा था कि हमारा एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया था उन्होंने कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ को गलत साबित किया था मैक्सवेल ने। कैसे? उन्होंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन हमारे एक एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, और एक टाइम पे आने के बाद जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चक्कर लगा के लूज़ कर देगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने के बाद वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और पूरा एटम तबाह हो जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे तो ख़राब हो जाएगा। तो यही मैक्सवेल ने कहा था। मैक्सवेल ने कहा था कि रुदरफोर्ड अपनी स्टेबिलिटी, जो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसकी स्टेबिलिटी को बता नहीं पाते। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन गोले में चक्कर लगाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा समझिए ये गोला है, इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन है और ये बीच में है न्यूक्लियस। अगर ये यूं चलेगा तो एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा। लूज़ करने के बाद ये न्यूक्लियस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, तो ये न्यूक्लियस इसको खींच लेगा। जब खींच लेगा तो क्या करेगा? पूरा एटम क्या होगा? कोलाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो जाएंगे, एटम पूरा ख़राब हो जाएगा। तो क्या था? मैक्सवेल ने ये बताया था कि रुदरफोर्ड जो थे अपनी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे एटम की। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो वो क्या था? तो उन्होंने कहा था कि अगर एक टाइम पे लूज होना चाहिए, अपनी एनर्जी इमिट कर देगा। इस चीज़ को साबित किया था मैक्सवेल ने कहा था। मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी लूज करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, लूज करने के बाद रुक जाएगा और रुकने के बाद ये इसको खींच लेगा यहाँ से। अब इसी चीज़ को साबित गलत ठहराने के लिए आए हमारे पास बोहर्स मॉडल, जिनका पूरा नाम है नील्स बोहर। अब इनका एटम देखेंगे कि इन्होंने मैक्सवेल को गलत कैसे करा और रुदरफोर्ड को गलत कैसे करा। तो इनके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ेंगे? इसके आपके कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट है जिसको हम पोस्टुलेट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको पोस्टुलेट है, ठीक है, पढ़िएगा। तो पहले मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, फिर इसका मायने समझाऊंगा। देखिए यहाँ लिखा है ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम्स। ये कह रहे हैं, इन्होंने जो बताया था मैक्सवेल ने कि अपनी एनर्जी ये लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे रेडिएशन, यानी कि अपनी एनर्जी लूज करेंगे और एक टाइम बाद जाके कोलाइड हो जाएंगे, इससे जाके लड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं नील्स बोहर को टेबल टेनिस वगैरह खेलने का बहुत शौक था, तो उससे ये चीज़ इन्होंने उससे, यानी कि टेबल टेनिस हो गया और जो छोटे बच्चे खेलते हैं पिंग पोंग वगैरह, वो सब खेलते थे, मतलब वो सब खेलते कहते हैं, मतलब उससे उस चीज़ को देख के उन्होंने इस मॉडल को बनाया। कैसे देखते हैं? तो इन्होंने यहाँ पे बेटा जो कह रहे हैं हमारे पास कि एक हमारे पास ऑर्बिट है, एक हमारे पास एनर्जी लेवल है, एक KLMN, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये एक एटम होता है। एटम के अंदर कितनी शेल होती हैं? 4 होती हैं, और 4 के नाम क्या होते हैं? इस अंदर वाली को कहते हैं K, और इसके बाहर वाली को कहते हैं L, और इसके एकदम बाहर वाली को कहते हैं M, और एकदम लास्ट वाले को कहते हैं N। KLMN से डिनोटेट करते हैं। तो आप सुनिएगा। और बीच में जो होता है हमारे पास क्या होता है? बीच में जो होता है वो होता है बेटा हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। अब इन्होंने कहा है जो हमारे पास सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट है नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग करना। ये कह रहे हैं हमारे पास एक एटम है, एटम के पास क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, जो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करने पे क्या होगा? ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑर्बिट में, एक ही शेल में ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे या इधर भी घूम रहे होंगे,
ठीक है, यहाँ पे भी घूम रहे होंगे, यहाँ पे भी घूम रहे होंगे, यहाँ पे भी घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन हर सारे शेल में होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे होंगे तो इन्होंने कहा था कि अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और न्यूक्लियस इनको खींच लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा, इस लाइन में ये बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये जो एक तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये अपनी फिक्स्ड एनर्जी में और फिक्स वेलोसिटी में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ एनर्जी है, वो घूमने के बाद ख़त्म हो गई और आपस में आके ये कोलाइड हो गए न्यूक्लियस से। नहीं, इन्होंने कहा, बोर्स मॉडल ने, उनकी खुद की एक अलग से उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, अवेलेबल अमाउंट में एनर्जी खुद के पास है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट का मतलब है, इन्होंने कहा है कि हर एक ऑर्बिट के अंदर अपनी अलग अलग एक ऑर्बिट है। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग कर देना, और उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन है जो अलाउ कर रहा है इनसाइड द एटम को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक टाइम इनके पास खुद की फिक्स्ड एनर्जी है अवेलेबल अमाउंट में। अवेलेबल अमाउंट समझ रहे, कहने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपने अपने दिए हुए सेलेक्टेड ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं नहीं, सब अलग अलग एनर्जी लेवल है। इसको बोलते हैं एनर्जी शेल बोल दो या एनर्जी लेवल बोल दो। अपनी अपनी एनर्जी शेल, एनर्जी लेवल में अपनी अपनी दी हुई एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, While revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy। जब ये घूमते हैं तो घूमने पर ये अपनी एनर्जी रेडिएट यानी कि लूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल ने कहा था रुदरफोर्ड को गलत बताते हुए कि एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, चलने के बाद क्या होंगे, एक टाइम पे एनर्जी लूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो इन्होंने इस कंडीशन को इसलिए बताया था कि इन्होंने दिमाग में ये नहीं रखा था कि इस इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अपनी फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी है। ऐसा नहीं कि ये एनर्जी भी और इसकी एनर्जी सबकी सेम है, सबकी अलग अलग एनर्जी है। इसकी कुछ है, ठीक है, ये एनर्जी इसके पास है, इस शेल की कुछ है, इस शेल में कुछ है यहाँ पे एनर्जी, तो सबकी अपनी दी हुई अमाउंट में, लेकिन सेम है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट होगी, सबके पास अलग अलग एनर्जी है और सबकी सेम एनर्जी जो सेम पैटर्न में घूमेंगे अलग अलग ऑर्बिटल में। ये नहीं कि एक ही ऑर्बिटल में सब एक ही तरीके से नाचेंगे, सेलेक्टेड ऑर्बिटल में घूमेंगे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, जिस वजह से अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर पाएंगे। ये बोहर्स ने बताया था। और बोहर्स मॉडल ने, बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, नील्स बोहर ने आइंस्टाइन को भी चैलेंज किया था। यही आदमी है वो जिन्होंने नील्स बोहर को चैलेंज किया था, सॉरी नील्स बोहर हैं जिन्होंने आइंस्टाइन को चैलेंज किया था ये मॉडल देने के बाद। ठीक है, अब सुनिए, दीज ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। बता चुके हैं, ये जो ऑर्बिट है या इसको शेल भी कहते हैं, इसको हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल कौन कौन से होते हैं, एक होता है के, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है एन, और बीच में होता है न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे जो बेटा ये जो लिखे हुए हैं के एल एम एन लिखे हैं, देखिएगा बेटा के एल एम एन, सब के एलिमेंट जो लिखा है बेटा ये एनर्जी शेल होते हैं, यानी कि ऑर्बिट के कौन कौन से लेवल हैं, कौन कौन से हमारे कौन से स्टेप है। तो पहले वाले शेल को के कहते हैं, पी एल, पी एम, पी एन कहते हैं। और सब को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, किससे डिनोटेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं, फिर 32 आ सकते हैं। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि के वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से कम ले सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते। 8 ले सकते हैं, 8 से कम ले सकते हैं, ज़्यादा ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारे शेल हैं और इन शेल की वैल्यू ये रट लिएगा आप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि बोहर्स मॉडल ने मैक्सवेल के और रुदरफोर्ड के मॉडल को कैसे गलत किया, ऐसे गलत किया। कैसे, इन्होंने बता दिया कि सबकी इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी खुद की सेलेक्टेड एनर्जी है, अवेलेबल अमाउंट में एनर्जी में प्रेजेंट है। जब उनको जितनी ज़रूरत पड़ती है वो उतने में घूमते हैं। ऐसा नहीं कि घूम के ख़त्म हो के एकदम
कोलाइड करके एकदम ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते, मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के बता रहा हूँ। पहला बेटा जो लिखा है आपका क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। ये कह रहे हैं जो हमारा थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल के बेसिस पे आप एक्सप्लेन करिए कि वो न्यूट्रल कैसे हुआ, ठीक है, न्यूट्रल कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम इसका आंसर की आंसर पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एन एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, एन एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इम्प्लांटेड, इलेक्ट्रॉन्स and protons are equal in the magnitude, hence an atom on the whole is electrically neutral। ये कह रहे हैं बेटा, इसको मैं यहाँ पे रफ करके बना दूँ। यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं हमारे पास जो बेटा एक एटम है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था थॉमसन में, हमने पढ़ा था कि इसके पीछे वाला हिस्सा बैकग्राउंड वाला सब पॉजिटिव से भरा हुआ है, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन, क्रिसमस पुडिंग पढ़ा था, और इसके ऊपर जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, इस एटम जो बना है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। स्फीयर इन विद द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड, इलेक्ट्रॉन्स इसमें गड़े हैं, इम्प्लांट है, गड़े हुए हैं ऊपर ही ऊपर, और पीछे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर इक्वल मैग्नीट्यूड। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो हमारा प्रोटॉन्स है, ठीक है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे कैसा है? दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, जिसलिए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, तो कैसा बचेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। ऐसा देखिए, जब दोनों के एक ई निगेटिव है और एक ई पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाएगा। न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा इसका आपका, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का एक मॉडल पढ़ा था और उसमें हमने कहा था एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? प्रोटॉन। कौन सा होता है? प्रोटॉन। कहा था हमने एक कोई भारी सा पार्टिकल है, तो उसमें क्या पढ़ा था? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? विच आर पॉजिटिवली चार्ज। भैया यहाँ पे एक सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। इसको देख के कहिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ बनाते थे। देखिए एक हमारे पास एटम है, ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो होगा, न्यूक्लियस होगा प्लस पी होगा, एन प्लस पी होगा, ठीक है। न्यूक्लियस और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है? विच आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ही में तो प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा, तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको स्केच बनाना है जो इधर हमने बनाया था, और सबके एनर्जी लेवल और सबके आपको रिप्रेजेंटेड करना है, सबको रिप्रेजेंटेड करना है उनके एनर्जी लेवल से। तो भैया यही आइटम है हमारे पास। ये कौन सा आइटम है हमारे पास? को एक बार फिर से बना दे रहे हैं हम आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन है के एल एम, गलत बन गया, के एल एम, और ये हो गया एन हो गया, ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम, और ये हो गया एन, और बीच में प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस। बस हो गया। और सबकी वैल्यू दी होती है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब जिसकी वैल्यू दी हो, जो शेल की पूछी हो, वो शेल की n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। अब यहाँ पे लगा दिएगा 1 2 3, कौन सा पूछा है? या 1 2 3 से कह दिया, या KLMN से कह दिया, ठीक है। इतनी बात समझे। और एक चौथा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, अल्फा पार्टिकल का पूरा डायग्राम बनाया था हमने, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास जो दूसरा जो आपके पास आया है वो है न्यूट्रॉन, ठीक है।
दूसरा टॉपिक आपका है न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन किसने दिया था, पहले ये बात करते हो कहाँ से आया था। न्यूट्रॉन दिया था बेटा एक बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जेम्स चैडविक जो थे हमारे, जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि इसका न्यूट्रॉन का इन्वेंशन कैसे हुआ। न्यूट्रॉन को इन्वेंशन करने के लिए बेटा जो अल्फ़ा पार्टिकल, जैसे कि हम लोग वहाँ पे दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अल्फ़ा पार्टिकल का भी यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करेंगे लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर। लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो न्यूट्रॉन की इन्वेंशन यानी कि डिस्कवरी हो जाएगी। कैसे करेंगे, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पे कोई अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, मान लिया लेड बॉक्स है ये पीबी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को निकालेंगे, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को निकालेंगे, मान लिया ऐसा कुछ, तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से जाके इस पर टकराएगा, इस पर टकराएगा। तो यानी कि यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल को हम निकाल के बॉम्बार्डमेंट करेंगे इस वाले एलिमेंट पे, और ये जो बना है मान लिए ये कोई भी लाइटर एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी लाइटर एलिमेंट है। लाइटर एलिमेंट तो बहुत सारे हैं आपके पास, बेरिलियम हुआ, कुछ हुआ, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जितने भी दिए हुए लाइटर एलिमेंट। जब अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स एक हम लाइटर एलिमेंट के ऊपर मारेंगे तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी। अब इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल निकला है, जो तीसरा अब आया है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, हैड नो चार्ज एंड अ मास, ठीक है। उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, ठीक है। वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन है उसका जो मास होता है हमारा, किसी भी एटम का जो मास होता है, ठीक है, किसी भी एटम का जो मास होता है हमारा, जो एटम में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा जो होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसका ख़ास कोई रोल नहीं है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आए तो आप लिख दिएगा इसे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कौन था, जेम्स चैडविक ने दिया था। अल्फ़ा पार्टिकल से इसका इन्वेंशन हुआ जब बॉम्बार्डमेंट किया लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज कोई मास नहीं है, न्यूट्रॉन, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है। तो क्या बता रहे थे हम आपको, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन आंसर आते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताइए कौन कौन से होते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा एक इन्होंने एक न्यूमेरिकल टाइप दिया है, इन्होंने कहा है एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक मास 4 दिया हुआ है, जिसका एटॉमिक मास 4 दिया हुआ है, और 2 प्रोटॉन दिए हुए हैं। क्या दिया है, 2 प्रोटॉन दिए हैं। तो क्या करना, क्या उसमें आपको बताना है कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। आपको एक दिया है हीलियम एटम, उसका एटॉमिक मास दिया है 4U 4U, U का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट, U को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, AMU को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, AMU को सिर्फ U लिख दिया। U को आप यूनिट बोल दो या यूनिफाइड मास बोल सकते हो। और क्या दिया हमें, 2 प्रोटॉन दिए हुए, और क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका जो आया है हमारे पास, ये सुनिए बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, अभी वो बता रहे हैं। Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोटेट करते हैं कौन से सिंबल से, Z से। मास नंबर को A से करते हैं। तो अगर हमसे अगर एटॉमिक नंबर पूछा, एटॉमिक नंबर पूछा, और यहाँ पे क्या पूछा है, एटॉमिक मास, हमसे अगर एटॉमिक नंबर पूछा तो हम 11 फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू E, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। P इज इक्वल्स टू 8, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तब एटॉमिक नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। और जब पूछेगा मास नंबर कैसे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है P + N।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा P प्लस N, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी हमने बताया था कि एक एटम का जो मास होता है, एक एटम होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए P प्लस N आ गया। अगर न्यूट्रल एटम का निकालना है, कोई भी न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज, कोई मास नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि P बराबर हो जाएगा E के, यहाँ पे सेम टू सेम वही आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या था, एटॉमिक मास, ये वाला पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, P प्लस N था। तो देखिए यहाँ पे लगा दिया P प्लस N। हमने इसको लिखा है, ज़्यादा उसमें लिखा है, इन वर्डिंग में लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, P प्लस N। अब एटॉमिक मास दिया कितना था, 4 दिया था, इक्वल का साइन लगाया। मास कितना दिया था प्रोटॉन का, 2 दिए थे, तो 2U लिखा, क्योंकि यूनिट होती है इसकी AMU, तो U लिखा। प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन पता नहीं है तो X मान लिया। अब X को इधर उठा के ले आएंगे तो ये 4U है, 4U माइनस कितना हो जाएगा, 2U, तो कितना बचेगा 2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे थर्ड वाला जो टॉपिक की हेडिंग आई है उसमें लिखा है हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट शेल या ऑर्बिट, कह सकते हो, शेल कह दो या ऑर्बिट कह लो। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ये वाला तो पैटर्न आता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अरे यार डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एंड डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने कहा इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। एक हमारे पास बेटा होता है K, एक होता है L, एक होता है M, एक होता है N। K की अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है। अभी सीख लिए, 10th में और सीखेंगे आप लोग। अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूटेड करते कैसे हैं, कैसे करेंगे, ऑर्बिट में, शेल में। ऑर्बिट यानी कि ये K, L, M, N, ये वाली शेल में। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका रूल पढ़ते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर की मदद से हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एन एनर्जी लेवल और इंडेक्स। ये क्या कह रहे हैं, जो ये n दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल इंडेक्स बोलते हैं। और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1, 2, 3 में दिया है। सर नहीं समझ में आया, चलिए बता रहे हैं, यहाँ पे हम बताते हैं आपको। मान लिया हमारे पास दिया है, फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल इंडेक्स बोल सकते हो। तो हमने कहा अगर मान लिया हमारे पास n की वैल्यू 1 है और कभी n की वैल्यू हमारी 2 है, कभी n की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अगर दूसरे शेल की पूछी होगी तो 2 इंटू n की 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब n की वैल्यू अगर 2 दी होगी तो लिख देंगे 2 इंटू 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 3 दी होगी तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो देखिए कैसे आ रहा है, 2n स्क्वायर ही से तो आ रहा है, जो अभी हमने बताया था कि K, L, M, N, ये कैसे इसकी वैल्यू आई, 2, 8, 18, 32, ये कैसे आई, 2n स्क्वायर की मदद से आई। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3, 4 ऐसे करेंगे और ये कहाँ तक जाएगा, 32 तक के, क्योंकि कितनी शेल है यहाँ पे, 4 शेल है। इतनी बात समझे इसका मतलब, ठीक है। अब दूसरी जो आपकी हेडिंग लिखी है यहाँ पे, हेडिंग क्या है, यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट लिखा है आपका, लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 क्यों आना चाहिए सर, 8 इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि ये जो हमारे पास बेटा शेल बने हैं K, L, M, N, इसलिए आना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 ही आने चाहिए, ऐसे
2 2 4 2 6 और 2 8। 8 अगर नहीं आएंगे तो यानी कि हमारे शेल का ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, और डुप्लेट का मतलब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो शेल हमारी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें बता दिया गया है फॉर्मूले की मदद से, और के एलिमेंट में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था बिना फॉर्मूले के कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर ना आए तो समझ जाइएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट हमारी पूरी नहीं है। ऑक्टेट का माने यानी कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला। अकोमोडेट का मतलब जानते क्या होता है? जिसमें चलता रहे, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब इसके आउटर, इसके आउटर, इसके बाहर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह लो या वैलेंस शेल भी बोल सकते हो। वैलेंस का मतलब इसके बाहर की शेल, आउटर मोस्ट इसके बाहर की ऑर्बिट या शेल, जो कुछ कहना चाहो आप। ठीक है, इतनी बात समझे। और इसमें नीचे 2-3 और पॉइंट लिखे, वो आप अपनी एनसीईआरटी से छाप लेना, उतार लेना। ये सब वही पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर अब देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में पहला जो हमें यहाँ पे निकालना है, सबका हमें शेल बनानी है। यहाँ पे ऑर्बिट बतानी है, किसकी? कार्बन की, और यहाँ पे सोडियम की। और शेल बनाने के बाद उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको फिल करना है। इसके अंदर कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इसके अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए उसके लिए क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर से काम चलता है। तो क्वेश्चन पहला बेटा आपका जो यहाँ पे लिखा है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं कार्बन और सोडियम में। तो कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका मास नंबर भी मैंने लिख दिया है 23, और यहाँ लिखा है कार्बन का 12। जो ऊपर लिखा होता है बड़ी वाली गिनती उसे कहते हैं मास नंबर, और जो छोटी गिनती होती है नीचे लिखी होती उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोटेट करते हैं, मास नंबर को A से डिनोटेट करते हैं। तो भैया कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स किस में कितने हैं? तो एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो पहले हमने एटॉमिक नंबर लिखा कार्बन का 6 को अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स में बांटना है। किसमें? KLMN की शेल में। तो पहले 2 ले सकते हैं, फिर 8 ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब 6 को KLMN के अंदर हमें बांटना है। तो पहले हमने लिखा KLMN, तो पहले वाले में K में कितने आ सकते हैं? 2, तो 2 लिख दिए। फिर अब बचे कितने हमारे पास? 4 कैसे बचे? क्योंकि हमको 6 तक सिर्फ लेना है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 ही है, तो हमें 6 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 तो ले चुके हैं, तो बचे कितने? 4 2 कितने हुए? 6। तो यानी कि 4 और 2 को हमें इसके अंदर, यानी कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन को इस वाले एनर्जी लेवल के अंदर हमें बनाने हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया और 2 आया। एक ही शेल में बनेगा। अगर K में बना रहे हो तो K के ही शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन बनेंगे, चाहे आप ऊपर नीचे बना दो, चाहे यूं बना दो। अब दूसरे में कितना? L में, ये K वाली शेल हो गई। अब L में कितना है? L में 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और एक ही शेल में बनेगा, ये नहीं कि 4 बनाने तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, नहीं। L वाली शेल में, जो पूरी L यूँ घूमी हुई है, उस L वाली शेल में ही बनाना है। अगर L वाली शेल ऐसे घूमी हुई है पूरी, मान ली L वाली शेल, तो 4 बनाने, 1 2 3 4। आप कैसे भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, मान लो कैसे, 1 2 3 4, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, बस उसी शेल में होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास। फिर इन्होंने कहा सोडियम का बनाओ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब KLMN पहले लिखेंगे और 11 को KLMN में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा तो पहले वाले में कितने आएगा? 2। फिर दूसरे वाले में कितने में? 8। सर 8 क्यों आएगा? क्योंकि हमें 11 तक लेना है ना। तो पहले 2 आया, फिर 8 आया, कितने हुए? 10। अब लाना कितने हमें? 11। तो 1 बचा, तो M वाले में कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको उठा के यहाँ फिक्स कर देंगे। पहले में 2 बनाएंगे, फिर तीसरे में, दूसरे में कौन सा? 2 2 4 2 6 2 8 बनाएंगे, और लास्ट वाले में 1 बना देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हो गया। किसके अंदर? इस एनर्जी लेवल के अंदर को इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए।
और इसको एक हम लोग केमिस्ट्री में एक और भी नाम देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, इसी को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेट का मतलब सजाना, इस शेल के अंदर सजाना, सजावट करना, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आया है हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, यहाँ पे आपको K और L शेल दिया है एक एटम का, उसमें आपको क्या करना है, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एटम्स। तो आपको शेल दिया है और बताना है किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। K शेल दिया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। L शेल दी तो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि K में 2, L में 8, M में 18, N में 32, तो ये सारे फिल्ड हो गए। अब इन्हीं ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। E लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये E लिखा है, E लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, 10 आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, वैलेंसी। अब ये पूछ रहे हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी की पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लिया हमारे पास ये एटम बना हुआ है, ठीक है, ये एटम है हमारे पास, इसमें सारी शेल है KLMN। अब हमने कहा जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिरी वाले शेल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन। अब वो कितने भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 जितने भी, जो लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसी को वैलेंसी कहते हैं। बस बात खत्म। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कि हमने कहा आपसे, ऐसा समझिए, इसको और अच्छे से समझा दे रहे वैलेंसी को। अगर हमने कहा कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, अभी बताया था, तो इसको अगर हम KLMN में डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, ठीक है, 4 और 2 कितने हुए, 6 हुए। अब हमने कहा जो लास्ट वाले शेल में बच रहे हैं नंबर या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है ये एक तरीके से, और 4 नंबर मत कहना, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारे 4 बचे नंबर या इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं वैलेंसी। जो लास्ट वाले शेल में बचे इलेक्ट्रॉन उसे कहेंगे वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब इतना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन क्या आया, आपको बताना है कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन और किसकी कितनी वैलेंसी है, आपको वैलेंसी बताना है। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैलेंसी। आपको वैलेंसी बतानी है किसकी किसकी, क्लोरीन की, सल्फर की, मैग्नीशियम की। तो वैलेंसी बताने के लिए क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का 17, सल्फर का होता है 16, मैग्नीशियम का 12। बस KLMN में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। KLMN लिखा, पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर हमें कितने लेने, 7। क्यों 7 लेने, क्योंकि 17 तक पहुंचाना है हमें। ठीक है, 8 18 मत ले लेना, हमें 17 तक के काउंट करना है, तो 7 ले लिया। 8 2 10, 10 7 17, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, इसकी वैलेंसी हुई पहले वाले की, क्लोरीन की 1। सर 1 क्यों, आपने तो अभी कहा था जो लास्ट में बचता है वही वैलेंसी होती है। हाँ मालूम है, लेकिन यहाँ पे 7 है। 7 का मतलब अभी हमने ये भी तो बताया था कि जिसके शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो इनकम्प्लीट होता है, और यहाँ पे कितने हैं, 7। तो 7 वैलेंसी नहीं होती है ज़्यादातर, हमें 7 इलेक्ट्रॉन, आपने ऐसा तो सीखा होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लें। 7 तो ज़्यादा अमाउंट में होगा ना, तो 7 देने से अच्छा है 1 ले लो, तो हमने 1 माना। ठीक है 7, लेकिन हमें कहना है इसको कंप्लीट भी करना है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक ये शेल कंप्लीट नहीं होगी, तो 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि 1 ले लें। तो इसकी वैलेंसी इसीलिए हम लोग क्लोरीन की
1 मानते हैं, ठीक है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक की वैलेंसी नहीं निकाल पाएंगे। K-Lmn लिख दिया, कहाँ तक लेना है, 16 तक। तो पहले में 2 फिर 8, कितने हो गए 10। अब कितने चाहिए, 16 तक, तो 6 ले लेंगे। 8 2 10, 10 और 6 कितने हुए 16। तो सर अब ये 16 यानी कि 6, यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 6 कह सकते हैं, नहीं। अब 6 भी बड़ा अमाउंट है, ठीक है। मान लो मेरे पास अगर 10 रुपये हैं, तुम्हारे पास 1 रुपया है, ठीक है। मान लो मेरे पास 9 रुपये हैं, तुम्हारे पास 1 रुपया है। हमने कहा कि तुम्हें अमीर बनाना है तो हम अपने इलेक्ट्रॉन 1 दे दे तुम्हें, तो 10 हो जाओगे। तो हमने कहा हम क्यों दे, हम तो ज़्यादा हैं, तुम ही अपना 1 दे दो, धरी आ जाओ, तुम ज़्यादा हो जाओगे। तो वही हमने कहा 6 से कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए, 2 चाहिए। तो इसकी वैलेंसी 6 नहीं 2 होगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे कितने हैं 12 के एलिमेंट, 2 8 1, 8 2 10 और 1 11। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 1 है यहाँ पे, तो क्या 1 होगी, 1 होगी क्या, क्योंकि यहाँ पे कितना है 8 2 10, सॉरी 8 2 कितने हुए 10 और 1 11, ये 11 हुए। हमें लाने कितने 12, सॉरी ये 12 है, ये 2 है, सॉरी 8 और 2 10, 10 और 2 कितने हुए 12, 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2। अब देखिए नंबर यहाँ पे बड़ा नहीं है, 6 नहीं है 7 नहीं है। अगर बड़ा होता तो देने से अच्छा हम उससे 1 ले लेते, तो वो लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2 है, छोटा नंबर है, तो ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, सेकेंड वाले चैप्टर में, ठीक है, सेकेंड या थर्ड वाले में। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं बेटा, अभी जस्ट बताया था। एटॉमिक नंबर को डिनोटेट किससे करते हैं, Z से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज़ द नंबर ऑफ एन प्रोटॉन ऑफ एन एटम डिनोटेड बाय Z। तो हमने कहा जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एटम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको डिनोटेट करते हैं Z से, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, एटॉमिक नंबर इसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोटेट करते हैं। मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर को बेटा हम A से डिनोटेट करते हैं। मास नंबर क्या होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने, मास नंबर होता है P + N होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए एटम कॉल्ड मास नंबर, इसी को मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को A से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझे, तो इसको नोट करिए बेटा, फिर हम आगे बताएं आपको।